बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर, हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें फाइंड आउट करना है या विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस टॉपिक को हम देखेंगे यहाँ पे और इसका बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, फोर्स निकालना होता है, टॉर्क निकालना होता है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे कैलकुलेशंस पढ़ते हैं जिसमें इन सब चीज़ों का यूज होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, और अगर बोले कोई कि हमारा पॉइंट स्पेस में है, कोई बोले हमारा पॉइंट अगर स्पेस में है, तो उसके लिए तो हमें 3 डायमेंशनल 3D की रिक्वायरमेंट होगी। तो सपोज इसको हमने मान लिया जेड एक्सिस और ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया ओरिजिन। क्लियर? तो किसी ने बोला भाई हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। क्लियर? अब इस x, y, z यानी कि x, y, z जो भी पॉइंट है P का, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, यानी कि पोजीशन बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ज़रा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे P तक, और ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, और फाइनल पॉइंट P हो जाएगा। हमने बताया था हाउ टू ड्राइव वेक्टर, और वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और एक वेक्टर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी पीछे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा OP वेक्टर। किसी ने बोला भाई साहब हमें OP वेक्टर बताओ, तो OP वेक्टर हमने ये एक्चुअली पीछे हमने सीख लिया है, लेकिन पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर निकालने वाला टर्म हमने वहाँ पे यूज़ नहीं किया था। तो बच्चों OP वेक्टर अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, OP वेक्टर विल बी इक्वल टू x माइनस 0, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में x है, तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है बच्चों i कैप, तो x माइनस 0 i कैप, सिमिलरली y माइनस 0 j कैप, एंड z माइनस 0 k कैप। तो बच्चों हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया OP वेक्टर का, या P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये होता है बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का। ठीक है, अब किसी ने बोला अच्छा इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो मैग्नीट्यूड के बारे में हमने तो पीछे पढ़ ही लिया है, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, यानी कि लेंथ ऑफ OP वेक्टर। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से पॉइंट P तक का जो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज करके कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? किसी ने बोला भाई हमें यूनिट वेक्टर बता दो OP वेक्टर का, OP वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, OP वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ OP वेक्टर, यही तो करते हैं। तो OP वेक्टर की वैल्यू क्या है, x, मॉड ऑफ OP वेक्टर देखो हम लोग टोटल ऐसे डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, x और y और z कंपोनेंट, अगर ये i कैप हो जाएगा बच्चों, प्लस y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर j कैप। ठीक है बच्चों, प्लस z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ OP वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालना तो आपने बहुत पहले सीख लिया था, लेकिन हम बस टर्म बता रहे थे कि कैसे, हाउ टू फाइंड आउट ए
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है बच्चों? तो देखो जरा इसमें कुछ खास बातें हमें सीखनी है। जनरली हम लोग ये जो लिखे हैं x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, ये जो फैक्टर है यानी कि कॉस अल्फ़ा, बताते हैं भी अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है। तो सिमिलरली अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से किसी ने पूछा आपसे, तो कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच्चों हो गया ये चीज़। सिमिलरली अगर कॉस बीटा के बारे में मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों बीटा के बारे में अगर कैलकुलेशन कोई पूछे तो क्या लिखोगे, y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली कॉस गामा एक टर्म है जिसकी वैल्यू होगी जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो किसी ने पूछा गामा की वैल्यू बताओ, तो गामा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब पूछोगे कि ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है। बेसिकली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है? यानी कि इस यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये वाला फैक्टर हमने क्या बताया, ये वाला फैक्टर है बेटा कॉस अल्फ़ा और ये वाला फैक्टर है कॉस बीटा और ये वाला फैक्टर है बच्चे कॉस गामा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है? ऑफ ओपी वेक्टर। क्लियर है? तो हम यूनिट वेक्टर ओपी वेक्टर का क्या लिख सकते हैं, हम जनरली लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी विल बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। क्लियर? और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? अब बात करते हैं कि भाई अल्फ़ा बीटा गामा क्या है। अल्फ़ा बीटा गामा देखो समझ लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास 3 एक्सिस हों, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया एंड ये जेड हो गया। क्लियर? तो ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बच्चों ये हमारा हो जेड एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो। सपोज बच्चों ये हमारा रहा हो ओपी वेक्टर, यानी कि ये पॉइंट पी रहा हो। ठीक है, तो ये है अगर हमारा ओपी वेक्टर, तो ये देखो 3D में है ना। देखो ध्यान से, अगर इसको सही से विजुलाइज करो तो एक्चुअल में ये ओपी वेक्टर जो है ये तीनों में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इसमें तीनों इन्वॉल्व है, यानी कि ये स्पेस में है बच्चों। तो जनरली यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है और ये हमारा ओपी वेक्टर है। क्या है बच्चों, ये ओपी वेक्टर है। तो एक्स एक्सिस से ओपी वेक्टर ने अल्फ़ा एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया बच्चों, अल्फ़ा एंगल बनाया। एंड वाई एक्सिस से
ओपी वेक्टर ने बीटा एंगल का फॉर्मेशन किया एंड जेड एक्सिस से ओपी वेक्टर ने बच्चों गामा एंगल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इसी एंगल का कोसाइन यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बात समझ में आया? अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा बेसिकली ओपी वेक्टर ने एक्स और वाई और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाया वो है। क्लियर? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। क्लियर? ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओपी वेक्टर है। एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाया, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाया एंड जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाया। ठीक, समझ में आया? तो कॉस अल्फ़ा डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का हुआ, कॉस गामा जो जेड एक्सिस का हुआ डायरेक्शन कोसाइन एंड कॉस बीटा वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हुआ। ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो अब हम लोग बेसिकली कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज़ और देख लो, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर अगर हम लोग लिखें बच्चों, ये मॉड ऑफ ओपी वेक्टर का मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी आ रही है? इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1 आ रही है। क्लियर? ओके, और हमें पता है बच्चों कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, अगर हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा के बारे में यहाँ बात कर ली, तो सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर बीटा के बारे में हमने बात कर लिया तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर गामा के बारे में किसी ने बात कर ली तो भाई ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। तो बच्चों अगर ये तीनों की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में उठा के रख दें तो ये हमारा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो देखो बच्चों यहाँ 1 1 1, ये 1 ये 1 और ये 1 मिल के क्या हो जाएंगे? 3 और इक्वलिटी ये कितना है? माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस, अगर इसको जोड़ दें तो ये आपस में क्या हो जाएगा? माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले जाए और 1 को इस तरफ ले आएँ तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 2। ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का समेशन हम करें तो इक्वल टू 1 आता है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आएगी? है ना बच्चों? तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर कितना है? 2 आएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमेशा दिमाग में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी ने बोला भाई साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें बताना है इसका मतलब क्या है? मान लो किसी ने बोला भाई
एक पॉइंट पहले यहाँ था, ये मान लो पेन पहले यहाँ था, हमने डिस्प्लेस करके इसको यहाँ कर दिया। मान लो पहले एक पॉइंट यहाँ था, हमने डिस्प्लेस करके इसको यहाँ कर दिया, या हमने यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, या हमने उठा के इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई पूछे कि एक पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्प्लेस किया या यहाँ से लेके हमने यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल या ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ओ रहा हो, जेड एक्सिस भी इसमें इन्वॉल्व कर लो, जेड एक्सिस भी मान लो ऐसे रहा हो, इसमें जेड एक्सिस ये है बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो ये मान लो हमारा क्या हो, ओरिजिन हो बच्चों। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0, तीनों एक्सिस यहाँ पे कट करती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग 0,0,0 बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बच्चों क्या है, वाई एक्सिस है। किसी ने बोला हमारे पास भाई साहब एक पॉइंट है या एक ऑब्जेक्ट है जो पहले ए पे था। कहाँ पे था, ए पॉइंट पे था। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान ले बच्चों x1, y1 एंड z1। क्लियर है। अब ये पॉइंट बच्चों ए से बी तक खिसक गया। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ये हो जाएगा x2, y2 एंड z2। क्लियर है। तो ए से बी तक खिसकने की वजह से मान लो इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं। चलो इस पॉइंट को हटा देते हैं, सीधा थोड़ा बनने में कष्ट हो रहा है। यहाँ मान लो बी रहा हो। ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये मान लो हमारा ओ तक गया। तो अगर हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करें तो हमें समझ में आया भाई, ओ से ए तक जाने वाला वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ ए वेक्टर। ठीक है। और ओ से बी तक जाने वाले वेक्टर को बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ बी वेक्टर। क्लियर। और पोजीशन वेक्टर अगर हमें ए का निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर। सिमिलरली ओ बी वेक्टर अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर। अच्छा, अब हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक गया है बच्चों, ओ ए से बी तक गया है। पार्टिकल कहाँ से मूव किया था, ए टू बी मूव किया था, है ना। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। हमने बताया था हेड किधर होता है, फाइनल पॉइंट की तरफ, और टेल किधर होता है, इनिशियल पॉइंट की तरफ। ठीक है। तो ए से बी तक गया बच्चों। ए से बी तक जाने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकालने, यानी कि ये जो ए है और बी है, इसको अगर हम वेक्टर के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर हमें कहीं लिखा हुआ ए बी की जगह बी ए वेक्टर लिखा हो तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट कौन हो गया अभी, बी वेक्टर। ये मान लो यहाँ से चल रहा है, तो इस वेक्टर को अगर लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे बच्चे बी ए वेक्टर। समझ में आए। यानी कि जो पहले लिखा रहेगा अक्षर वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो बाद में अक्षर लिखा रहेगा लेटर वो एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है। तो ये है डिफरेंस ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में। समझ में आया ये चीज़। हमने जब सब्ट्रैक्शन बताया था तो ये चीज़ वहाँ पे मेंशन किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। तो अब हमें बच्चों ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट वही है। ए बी वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आया? ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो ये मेथड है किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मूव कर रहा है। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं बच्चे? ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या है? x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप बच्चों। क्लियर है? किसी ने बोला हमें मैग्नीट्यूड बता दो ए बी वैक्टर का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो बच्चों अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बता दें ए बी वैक्टर का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के मैथमेटिक्स में या 10th के मैथमेटिक्स में, हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो जनरली मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है दो पॉइंट के बीच का, यानी कि लेंथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो लेंथ फ्रॉम ए टू बी अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्लियर है बच्चों? ओके, अब आपसे किसी ने बोला अच्छा इसका हमें क्या फाइंड आउट करो? इस ए बी वैक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वैक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं? ए बी कैप दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, फिर से आई कैप, इसको फिर से आप एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे जैसे पीछे हमने इसको मेंशन किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस Z2 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, है ना? आई कैफ हो गया बच्चों ये। सिमिलरली y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? जे कैफ हो जाएगा। क्लियर? प्लस Z2 माइनस Z1 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों के कैप। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? क्लियर है बच्चों? तो जैसे पीछे हमने फाइंड आउट किया था, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर दें। अगर ये मान लो हमारा ब्रैकेट है, इसको ऐसे अगर ब्रैकेट में कर दें बच्चों, है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ये कॉस अल्फ़ा के बराबर है और ये कॉस बीटा के बराबर है और ये कॉस गामा के बराबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन ए बी वेक्टर का फाइंड आउट कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
कोई अगर आपसे ये पूछ रहे कि ये ए बी वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस एंड विथ वाई एक्सिस एंड विथ जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का एक्स और वाई और जेड एक्सिस के कितना एंगल बनाया है। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल अब करते हैं। एग्जांपल मान लो हमारे पास दिया हो बच्चों P एक पॉइंट दिया है 1, 2, 3 दिया है, एंड Q बच्चों दिया है 2, 3 एंड 4 दिया हो बच्चों। तो सबसे पहले आप PQ वेक्टर लिख लो डायरेक्टली, इसको ड्रा करना चाहो ड्रा कर लो। PQ वेक्टर अगर डायरेक्टली लिखोगे तो PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 - 1, तो 2 - 1 I कैप प्लस 3 - 2 J कैप हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 - 3 ये हो जाएगा बच्चों K कैप। ठीक है, ये K कैप हो गया। तो सिमिलरली PQ वेक्टर के बारे में अगर कोई बात करे आपसे तो क्या लिखोगे, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। क्लियर? तो ये हमारा आ गया PQ वेक्टर। किसी ने बोला अच्छा इसका मैग्नीट्यूड बता दो बच्चों, तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x, y और z की वैल्यू PQ वेक्टर में क्या है, 1, 1, 1 है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आएगी √3 आएगी। क्लियर? यूनिट वेक्टर अगर आपसे कोई पूछे PQ वेक्टर का निकालने के लिए तो यूनिट वेक्टर निकाल लो बच्चों। यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 / √3 I कैप प्लस 1 / √3 J कैप प्लस 1 / √3 K कैप बच्चों। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आया आपको? तो देखो अगर आपको PQ वेक्टर लिखना हो कोसाइन के टर्म में तो क्या लिखोगे, कॉस अल्फ़ा I कैप प्लस कॉस बीटा J कैप प्लस कॉस गामा K कैप बच्चों। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। आप PQ वेक्टर, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या नज़र आ रही है, 1/√3। तो अल्फ़ा के बारे में अगर कोई पूछे एक्स एक्सिस से कितना एंगल PQ वेक्टर बनाएगा, तो आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है बच्चों? सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस बीटा के बारे में बताओ, तो बच्चों कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो बीटा के बारे में कोई पूछे तो कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है बच्चों? गामा के बारे में कोई पूछे तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है बच्चों? ये बात समझ में आया? तो बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा क्या है आपके समझ में आ गया? तो यहाँ पे PQ वेक्टर बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सल से इक्वल एंगल बना रहा है, जिसकी वैल्यू है कॉस इनवर्स 1/√3। क्लियर? आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें? ओके।